ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की 2 डिक्टेशन होगी। इसमें हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के संपादकीय के डिक्टेशन है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 140 शब्द प्रति मिनट की गति की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। देश में ज़्यादातर यात्राएं रद्द हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन किन्हीं जरूरी तय यात्राओं का आखिरी चरण में रद्द होना निंदनीय ही नहीं, दुखद भी है। 25 मई को विशेष हवाई सेवा की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 80 से ज़्यादा फ्लाइट्स का रद्द होना न जाने कितने लोगों को परेशानी में डाल गया। अव्वल तो हवाई अड्डे पहुंचना ही टेढ़ी खीर है, भारी खर्च करके पहुंच भी गए तो फ्लाइट का रद्द हो जाना व्यापक विफलता के सिवा और क्या है। कहना न होगा, इन दिनों यात्राओं के साथ हमने बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है। पैदल यात्रा हो या हवाई यात्रा, हर जगह लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो इसके लिए सिवाय प्रशासन के कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिनकी यात्राएं रद्द हो गईं, उनके अनुसार नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बेशक कोरोना काल में फ्लाइट के रद्द होने के कारण बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे कारणों से भी फ्लाइट को रद्द करना आम हो जाएगा। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि जिनकी फ़्लाइट रद्द हो गई उनको अगली फ़्लाइट से मंजिल तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य जांच, सैनिटाइजेशन इत्यादि कुछ कारण हैं जिनका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी यह शक्ति मिली हुई है कि वे जब चाहे अपने यहाँ विभिन्न कारणों से फ्लाइट को आने जाने से रोक सकती हैं। जब तक कोरोना है, यह चिंता और चुनौती हमारे साथ रहने वाली है। आने वाले दिनों में एयरलाइंस संचालकों को ज़्यादा चौकसी और सेवा भाव से काम करना है। लोग बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा पर निकल रहे हैं। वे पर्यटन या कहीं स्नेह मिलन के लिए नहीं जा रहे हैं। जो यात्राएं जीवन या व्यापार के लिए बहुत आवश्यक हैं, अभी उन्हीं की ज़रूरत है। तो लोगों की यह मजबूरी एयरलाइंस के भी ध्यान में रहनी चाहिए, तभी कोरोना के समय में उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। टैक्सी सेवा हो या रेल या हवाई सेवा, हर तरह की परिवहन सेवाओं को लोगों और देश की नई उम्मीदों पर मुकम्मल उतरना है। इन सेवाओं के संचालक जितनी संवेदना के साथ सक्रिय होंगे, उतने ही कम विवाद होंगे और लोगों को भी सुविधा होगी। मिसाल के लिए, ईद के दिन भी सुप्रीम कोर्ट को एयरलाइंस के खिलाफ सुनवाई करनी पड़ी है, तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी याद दिलाया है कि एयरलाइंस की आर्थिक सेहत से ज़्यादा जरूरी है लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा। एयरलाइंस अपने फ़ायदे के लिए किसी सीट को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। जब यह चर्चा कोरोना की शुरुआत से हो रही है कि हवाई जहाज़ में बीच की सीट खाली रहेगी, तब हवाई जहाज़ में बीच की सीट खाली करवाने के लिए भला सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगे आना पड़ा है। क्या आने वाले दिनों में रेल और बसों में भी बीच की सीट या बर्थ को खाली रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। यह बहुत संभलकर और नियोजित तरीके से आगे बढ़ने का समय है। जो महाराष्ट्र शुरुआत में हवाई सेवा के लिए तैयार नहीं था, वह भला क्यों तैयार हो गया। महाराष्ट्र या मुंबई जैसे जो शहर कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं, उन्हें भला बाकी देश से क्यों जोड़े रखा जाए। बेशक तमाम परिवहन सेवाएं शुरू हों, लेकिन ध्यान रहे वे बीमारी या परेशानी का माध्यम कतई ना बने। यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि राज्यों के ढुलमुल रवैये के कारण घरेलू विमान सेवा ढंग से नहीं शुरू हो सकी। चूँकि 80 से ज़्यादा उड़ानें स्थगित हुईं, इसलिए सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ राज्य अभी भी विमान सेवाओं को अनुमति देने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि विमान यात्रियों की आवाजाही से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा। जब विमान यात्रियों की सेहत की
फौरी जांच की जा रही, वे आरोग्य सेतु ऐप से लैस किए जा रहे और यात्रा के दौरान सभी आवश्यक सावधानी भी बरती जा रही, तब फिर विमान सेवाओं के लिए राज्य सरकारों की आनाकानी समझना कठिन है। यह सही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई भी ग्रस्त हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विमानन कंपनियों और विमान यात्रियों की ओर से हर संभव सतर्कता बरतने जाने के बाद भी हवाई यात्रा को हतोत्साहित किया जाए। कई राज्य सरकारें यही कर रही हैं, और वह भी तब जब वे इस तथ्य से परिचित हैं कि आवाजाही में सख्ती जारी रहने से आर्थिक हालात और खराब होंगे। केंद्र सरकार ने खराब होते आर्थिक हालात से उबरने के लिए ही कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य जो कदम उठाने शुरू किए हैं, उनमें पहले कदम के रूप में आवाजाही को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें इसमें सहभागी बनने के बजाय बाधक बन रही हैं। इनमें वे राज्य सरकारें भी हैं जो इस फेर में है कि उनके यहाँ रह रहे दूसरे राज्यों के कामगार जितनी जल्दी और जैसे भी हो अपने गांव घर लौट जाएं तो बेहतर। इन राज्यों का प्रशासन इसकी तो बहुत चिंता कर रहा है कि विमान और रेल यात्रियों के जरिए कोरोना का संक्रमण ना फैलने पाए, लेकिन इसकी तनिक भी परवाह नहीं कर रहा कि घर जाने को तत्पर कामगार सुरक्षित तरीके से लौटें। यही कारण है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उनकी रवानगी के समय शारीरिक दूरी के पालन की कहीं कोई फिक्र नहीं की जा रही है। एक तथ्य यह भी है कि जो राज्य विमान और रेल सेवाओं की बहाली को लेकर अनिच्छा दिखा रहे, वही अपने यहाँ के प्रमुख शहरों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियम के पालन को लेकर गंभीर नहीं। यदि राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर वास्तव में गंभीर हैं, तो वे उन पर ध्यान केंद्रित करें जो शारीरिक दूरी के पालन को लेकर बेपरवाह हैं, न कि उन पर जो सतर्कता बरतने को तैयार हैं, जैसे कि विमान और रेल यात्री। राज्य सरकारों को इसका आभास होना चाहिए कि कारोबार को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक हो चुका है। यूँ तो लॉकडाउन से देश दुनिया के साथ बंगाल के लोग भी परेशान हैं, लेकिन यहाँ की एक दुर्लभ जनजाति पर आपदा अस्तित्व का संकट बनकर आई है। यह जनजाति है टोटो, जो दुनिया में सबसे कम आबादी वाली जनजातियों में से एक है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते टोटो लोग संकट में हैं। यदि इन लोगों तक तत्काल सरकार की ओर से मदद नहीं पहुंची तो इस जनजाति के लिए मुसीबत विकराल हो जाएगी। वैसे भी टोटो जनजाति की कुल आबादी महज 1600 है और वे केवल 8 वर्ग किलोमीटर के सीमित दायरे में ही रहते हैं। यह संकटग्रस्त आदिम जनजाति बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भूटान सीमा के करीब टोटोपाड़ा में रहते हैं। प्रकृति की गोद में बसे टोटोपाड़ा तक पहुंचने के लिए करीब आधा दर्जन छोटी नदियों को पार करना होता है। टोटो जनजाति अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण लॉकडाउन की मार झेल रही है। टोटो बंगाल के 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक हैं। भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में भूटान के हिमालयी राज्य में कई गरीब टोटो दिहाड़ी पर काम करते हैं। टोटोपाड़ा के पंचायत प्रधान सुग्रीव टोटो का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोटोपाड़ा के प्रवासी मजदूर काम के लिए भूटान जाने में असमर्थ हैं और जो लोग लॉकडाउन से पहले भूटान गए थे वे वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि टोटोपाड़ा के निवासी पीडीएस में मिले चावल और गेहूं पर गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण अन्य आवश्यक वस्तुएं गांव में नहीं मिल पा रही हैं। गांव के लोग सुपारी और अदरक जैसी नकदी फसलों पर निर्भर हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह मदारी हाट के थोक व्यापारियों को ये फसलें नहीं बेच पा रहे हैं। यही नहीं, गांव को भीषण जल संकट है क्योंकि मानसून के अलावा अन्य मौसम में टोटोपाड़ा के निवासी पानी लाने भूटान जाते हैं।
कोरोना के खतरे के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। गांव में 4 हैंडपंपों से 2 खराब है और लॉकडाउन के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल टोटोपाड़ा तक राहत व मदद पहुंचाएं। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। देश में ज़्यादातर यात्राएं रद्द हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन किन्हीं जरूरी तय यात्राओं का आखिरी चरण में रद्द होना निंदनीय ही नहीं दुखद भी है। 25 मई को विशेष हवाई सेवा की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 80 से ज़्यादा फ्लाइट्स का रद्द होना न जाने कितने लोगों को परेशानी में डाल गया। अव्वल तो हवाई अड्डे पहुंचना ही टेढ़ी खीर है, भारी खर्च करके पहुंच भी गए तो फ्लाइट का रद्द हो जाना व्यापक विफलता के सिवा और क्या है। कहना न होगा, इन दिनों यात्राओं के साथ हमने बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है। पैदल यात्रा हो या हवाई यात्रा, हर जगह लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो इसके लिए सिवाय प्रशासन के कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिनकी यात्राएं रद्द हो गईं, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बेशक कोरोना काल में फ्लाइट्स के रद्द होने के कारण बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे कारणों से भी फ्लाइट को रद्द करना आम हो जाएगा। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि जिनकी फ़्लाइट रद्द हो गई उनको अगली फ़्लाइट से मंजिल तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य जांच, सैनिटाइजेशन इत्यादि कुछ कारण हैं जिनका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी यह शक्ति मिली हुई है कि वे जब चाहें अपने यहाँ विभिन्न कारणों से फ्लाइट को आने जाने से रोक सकती हैं। जब तक कोरोना है, यह चिंता और चुनौती हमारे साथ रहने वाली हैं। आने वाले दिनों में एयरलाइन संचालकों को ज़्यादा चौकसी और सेवा भाव से काम करना है। लोग बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा पर निकल रहे हैं, वे पर्यटन या कहीं स्नेह मिलन के लिए नहीं जा रहे हैं। जो यात्राएं जीवन या व्यापार के लिए बहुत आवश्यक हैं, अभी उन्हीं की ज़रूरत है। तो लोगों की यह मजबूरी एयरलाइंस के भी ध्यान में रहनी चाहिए, तभी कोरोना के समय में उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। टैक्सी सेवा हो या रेल या हवाई सेवा, हर तरह की परिवहन सेवाओं को लोगों और देश की नई उम्मीदों पर मुकम्मल उतरना है। इन सेवाओं के संचालक जितनी संवेदना के साथ सक्रिय होंगे, उतने ही कम विवाद होंगे और लोगों को भी सुविधा में होगी। मिसाल के लिए ईद के दिन भी सुप्रीम कोर्ट को एयरलाइंस के खिलाफ सुनवाई करनी पड़ी है, तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी याद दिलाया है कि एयरलाइंस की आर्थिक सेहत से ज़्यादा जरूरी है लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा। एयरलाइंस अपने फ़ायदे के लिए किसी सीट को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। जब यह चर्चा कोरोना की शुरुआत से ही हो रही है कि हवाई जहाज़ में बीच की सीट खाली रहेगी, तब हवाई जहाज़ में बीच की सीट खाली करवाने के लिए भला सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगे आना पड़ा है। क्या आने वाले दिनों में रेल और बसों में भी बीच की सीट या बर्थ को खाली रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। यह बहुत संभलकर और नियोजित तरीके से आगे बढ़ने का समय है। जो महाराष्ट्र शुरुआत में हवाई सेवा के लिए तैयार नहीं था, वह भला क्यों तैयार हो गया। महाराष्ट्र या मुंबई जैसे जो शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उन्हें भला बाकी देश से क्यों जोड़े रखा जाए। बेशक तमाम परिवहन सेवाएं शुरू हों, लेकिन ध्यान रहे वे बीमारी या परेशानी का माध्यम कतई ना बने। यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि राज्यों के ढुलमुल रवैये के कारण घरेलू विमान सेवा ढंग से नहीं शुरू हो सकी। चूँकि 80 से ज़्यादा उड़ानें स्थगित हुईं, इसलिए सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ राज्य अभी भी विमान सेवाओं को अनुमति देने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि विमान यात्रियों की आवाजाही से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा। जब विमान यात्रियों की सेहत की फौरी जांच की जा रही, वे आरोग्य सेतु ऐप से लैस किए जा रहे और यात्रा के दौरान सभी आवश्यक सावधानी भी बरती जा रही,
तब फिर विमान सेवाओं के लिए राज्य सरकारों की आनाकानी समझना कठिन है। यह सही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई भी ग्रस्त हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विमानन कंपनियों और विमान यात्रियों की ओर से हर संभव सतर्कता बरते जाने के बाद भी हवाई यात्रा को हतोत्साहित किया जाए। कई राज्य सरकारें यही कर रही है, और वह भी तब जब वे इस तथ्य से परिचित हैं कि आवाजाही में सख्ती जारी रहने से आर्थिक हालात और खराब होंगे। केंद्र सरकार के खराब होते आर्थिक हालात से उबरने के लिए ही कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य जो कदम उठाने शुरू किए हैं, उनमें पहले कदम के रूप में आवाजाही को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें इसमें सहभागी बनने के बजाय बाधक बन रही हैं। इनमें वे राज्य सरकारें भी हैं जो इस फेर में है कि उनके यहाँ रह रहे दूसरे राज्यों के कामगार जितनी जल्दी और जैसे भी हो अपने गांव घर लौट जाएं तो बेहतर। इन राज्यों का प्रशासन इसकी तो बहुत चिंता कर रहा है कि विमान और रेल यात्रियों के जरिए कोरोना का संक्रमण ना फैलने पाए, लेकिन इसकी तनिक भी परवाह नहीं कर रहा कि घर जाने को तत्पर कामगार सुरक्षित तरीके से लौटे। यही कारण है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उनकी रवानगी के समय शारीरिक दूरी में के पालन की कहीं कोई फर्क नहीं की जा रही है। एक तथ्य यह भी है कि जो राज्य विमान और रेल सेवाओं की बहाली को लेकर अनिच्छा दिखा रहे, वही अपने यहाँ के प्रमुख शहरों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियम के पालन को लेकर गंभीर नहीं। यदि राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर वास्तव में गंभीर है तो वे उन पर ध्यान केंद्रित करें जो शारीरिक दूरी के पालन को लेकर बेपरवाह हैं, न कि उन पर जो सतर्कता बरतने को तैयार हैं, जैसे कि विमान और रेल यात्री। राज्य सरकारों को इसका आभास होना चाहिए कि कारोबार को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक हो चुका है। यूँ तो लॉकडाउन से देश दुनिया के साथ बंगाल के लोग भी परेशान हैं, लेकिन यहाँ की एक दुर्लभ जनजाति पर आपदा अस्तित्व का संकट बनकर आई है। यह जनजाति है टोटो, जो दुनिया में सबसे कम आबादी वाली जनजातियों में से एक है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते टोटो लोग संकट में हैं। यदि इन लोगों तक तत्काल सरकार की ओर से मदद नहीं पहुंची तो इस जनजाति के लिए मुसीबत विकराल हो जाएगी। वैसे भी टोटो जनजाति की कुल आबादी महज 1600 है और वे केवल 8 वर्ग किलोमीटर के सीमित दायरे में ही रहते हैं। यह संकटग्रस्त आदिम जनजाति बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में भूटान सीमा के करीब टोटोपोड़ा में रहते हैं। प्रकृति की गोद में बसे टोटोपोड़ा तक पहुंचने के लिए करीब आधा दर्जन छोटी नदियों को पार करना होता है। टोटो जनजाति अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण लॉकडाउन की मार झेल रही है। टोटो बंगाल के 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक हैं। भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में भूटान के हिमालयी राज्य में कई गरीब टोटो दिहाड़ी पर काम करते हैं। टोटोपाड़ा के पंचायत प्रधान सुग्रीव टोटो का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोटोपाड़ा के प्रवासी मजदूर काम के लिए भूटान जाने में असमर्थ हैं, और जो लोग लॉकडाउन से पहले भूटान गए थे वे वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि टोटोपाड़ा के निवासी पीडीएस में मिले चावल और गेहूं पर गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण अन्य आवश्यक वस्तुएं गांव में नहीं मिल पा रही हैं। गांव के लोग सुपारी और अदरक जैसी नकदी फसलों पर निर्भर हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह मदारी हाट के थोक व्यापारियों को ये फसलें नहीं बेच पा रहे हैं। यही नहीं, गांव को भीषण जल संकट है, क्योंकि मानसून के अलावा अन्य मौसम में टोटोपाड़ा के निवासी पानी लाने भूटान जाते हैं। कोरोना के खतरे के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। गांव में 4 हैंडपंपों से 2 खराब है और लॉकडाउन के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि तत्काल टोटोपाड़ा तक राहत वह मदद पहुंचाए। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।